बिहार का रण, जहां पर कौन इस बार बॉस बनने जा रहा है और बिहार की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने एक बार फिर से बता दिया है कि बिहार में बहार है, केवल नीतीश कुमार हैं। यानी कि बिहार में सुशासन पर मुहर लगाई गई है, बिहार में विकास पर मुहर लगाई गई है, बिहार में एनडीए पर मुहर लगाई गई है, बिहार में जाति पात से ऊपर उठ करके मुहर लगाई गई है। कोई जाति नहीं, केवल सब हिंदू हैं, इस नाम पर मुहर लगाई गई है। सुशासन की सरकार चलेगी, इस पर मुहर लगाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा होगी, इस पर मुहर लगाई गई है। सबको साथ में लेकर के चलेंगे, इसके ऊपर मुहर लगाई गई है। हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की रण में एनडीए ने एक मजबूत अपना स्टैंड बना लिया है। यानी कि एक बार, पहली बार हो रहा है कि आजाद भारत के बाद जब से बीजेपी बनी, पहले तो जनसंघ थी, जब से बीजेपी बनी, बीजेपी के बनने के बाद से बीजेपी की इतनी मजबूत स्थिति कभी भी बिहार में नहीं हुई। लेकिन 2025 आज का दिन याद रखा जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 100 सीटों पर, अभी भी वो आगे चल रही है और अभी भी काउंटिंग जारी है, तमाम अभी राउंड्स बचे हुए हैं, लेकिन 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे चल रही है और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। एक बार फिर से बिहार ने यह बता दिया, बिहार के मतदाताओं ने यह बता दिया, बिहार के महिलाओं ने यह बताया, बिहार के युवाओं ने यह बताया कि प्रोपेगेंडा एक तरफ और नीतीश कुमार का सुशासन एक तरफ, बाजी सारी बातें एक तरफ, विपक्ष जो आरोप लगाए वो सारी बातें एक तरफ, और नीतीश, जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, अब हार गए हैं तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात। और देखा किस तरीके से आपने दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे थे कि पहले से ये सारी चीजें तय थी और ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। ये सुबह से अनुमान लगाया जा रहा था, सुबह से क्या विपक्ष की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, अनुमान के रूप में यही लगाया जाता है, जीते तो ईवीएम बहुत अच्छा और हारे तो चुनाव आयोग के ऊपर ठिकरा फोड़ देना है, ईवीएम हैक कर ली गई है, इस बात के ऊपर बहस छेड़ देनी है। लेकिन हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी मीनाक्षी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा से क्या कुछ बात की है वो सुनवाते हैं आपको। इंतजार का वक्त जल्दी खत्म होगा और बिहार का विजेता कौन होगा, ताज किसके सर पर होगा, ये जो है जल्दी साफ हो जाएगा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का एक अहम रोल रहा है जेडीयू के साथ? देखिए, अहम रोल नहीं, दो गठबंधन थे बिहार में, एक एनडीए का गठबंधन था, एक महागठबंधन था। जो जनादेश है और जो अभी तक रुझान है उससे स्पष्ट है कि एनडीए को बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीटें बिहार की जनता ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है। ये हार जो महागठबंधन की है ये दिखलाती है कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, इनको बिहार की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। जो जंगल राज 20 साल पहले था, आज भी उसके पर्याय बने हुए हैं तेजस्वी यादव और उसमें अब जुड़ गए हैं राहुल गांधी। ये राहुल गांधी की भी हार है, ये तेजस्वी यादव की भी हार है और एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जीत है, जो कि उनके विकास के कार्यों के प्रति बिहार की जनता ने अभूतपूर्व अपना जन समर्थन दिया है। जिस तरीके से मतदान परसेंटेज बढ़ी है, वोटर्स ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया है, क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब जब मतदान का परसेंटेज बढ़ा है सरकार बदली है।
नहीं, देखिए, ये लोगों के अलग अलग विश्लेषण हैं, लेकिन सच ये है कि मतदान जो ये प्रतिशत जो बढ़ा है, ये एनडीए के जीत के प्रति जो है आम जनता का रुझान है, और एनडीए को भारी बहुमत से जिताना ये बिहार की जनता ने ठान लिया था। और जिस ढंग से चुनाव आयोग को या जो जनता को गाली गलौज करते हुए जनता के जनादेश का अपमान करने का जो काम महागठबंधन के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने किया, उसके प्रति एक जनाक्रोश था और मोदी जी और नीतीश जी के प्रति एक जन समर्थन था, जिसका जो है परिणाम देखने को सामने मिल रहा है। जिस तरीके से महिलाओं का जो वोट बढ़ा है, वोट परसेंटेज 9% जो है पुरुषों के मुकाबले रहा है, कि कैसे देखते हैं आप इसको, आपके पक्ष में होगा? देखिए, लगातार महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल जेडीयू के प्रति रहा है, और इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और बढ़ चढ़कर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रति अपना जन समर्थन दिया है। लेकिन ये कहना कि ये केवल महिलाओं का वोट है, ऐसा नहीं। ये युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिला है, और ये बहुत बड़ी संख्या में जो है सभी वर्गों के लोगों ने एनडीए को समर्थन किया है। इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लगातार दावा कर रहे हैं कि जीत एनडीए की होगी, तो क्या 4 लाइनें आप अपनी जीत में बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जीत है, और इसमें जिस ढंग से बिहार की जनता ने जन समर्थन दिया है और एनडीए महागठबंधन को जिस ढंग से खारिज किया है, यह दर्शाता है कि जो डेवलपमेंट के काम है, जो विकास के काम है, जो मोदी जी ने और नीतीश जी ने जो डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किया है, जनता ने अपना जन समर्थन उसके प्रति दिया है और उसे ही फिर से जिताकर और उसके प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा है। इन सभी चीजों का एक ही चीज निष्कर्ष निकलता है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, और महागठबंधन के लिए कहिए, कांग्रेस के लिए कहिए या फिर आरजेडी के लिए कहिए, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनडीए के जीत का जश्न, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, अबीर, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। महिलाओं का वोट बैंक इस बार बहुत बड़ा काम आया। दिल्ली चुनाव में भी महिलाओं ने बड़ा रोल प्ले किया था, और उसके बाद अब बिहार में महिला वोट बैंक ने मजबूती से एनडीए सरकार के साथ खड़े होने का फैसला लिया, और किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप सबके सामने सीधे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए, बड़ा दिन आज जेडीयू के लिए, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है, और इससे अच्छा मैंडेट, या फिर इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि इससे अच्छा फेयरवेल बिहार नहीं दे सकता था, बिहार की जनता नहीं दे सकती थी। अच्छे से फेयरवेल दिया गया है कि अगर इस बार नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव था तो इतिहास के पन्नों में यह अंकित हो गया कि आखिरी चुनाव प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत के साथ दर्ज किया गया था। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं जश्न मना रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं। आज का दिन बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उतना ही सीख लेने का दिन महागठबंधन के राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो। सीखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी बूथ स्तर तक प्लानिंग करती है, सीखना होगा कि किस तरीके से पन्ना प्रमुख बीजेपी के काम करते हैं, सीखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को सम्मान दिया जाता है, सीखना होगा कि किस तरीके से
हर बूथ पर एक यूथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह केवल नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको संकल्प के साथ लेकर के चलता है और उसको जमीनी स्तर पर उतार करके दिखाता है। ईवीएम का होना ना होना, ईवीएम खराब होना या सही होना, यह एक बहस का विषय हो सकता है, यह कोर्ट में रखे जाने का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के तौर पर उभर रही है। 120 से ज्यादा सीटें सर। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और एक बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। मोदी जी हैज विनिंग एबिलिटी, राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें, 95% स्ट्राइक रेट ऐतिहासिक है। और याद करिए, हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती, और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा, 95 बार हार बार बार, ये दिया है। गलत भी नहीं होगा। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और नीतीश कुमार का सुशासन। ये एक अद्भुत जोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जा पा रहे हैं सर, अभी तो वो 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन रुझान यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, शायद ही अपनी सीट बचा पाए। तेजस्वी यादव जंगल राज का प्रतीक है। और हमारे साथ जिया खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक कुमार जमालपुर से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आउटपुट एडिटर कुंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिए चलते हैं अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक, क्या कुछ माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? कैसा वहां पर रहा आज का चुनाव का मैंडेट? तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी जीत चुके हैं, वहीं मुंगेर विधानसभा से कुमार प्रणय जीत हासिल किए, वहीं जमालपुर विधानसभा से जो है जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल जीत हासिल किए हैं। खुशी में अभिषेक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम फिर से अभिषेक के पास लौटेंगे। अभिषेक की आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम सीधे लिए चलते हैं कुंदन जी के पास। राजनीति करने वाले हैं, जनता ने दिखा दिया है कि इनको हम वोट नहीं देंगे, इनको हम नकारते हैं। और 2022 में कोई एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार चुनाव में इस पर मोहर लगाई है। तो विपक्ष को समझना होगा कि संविधान, लोकतंत्र और जनमानस का जो भाव है उसका आदर करें। उपचुनाव के कश्मीर और सुना आप लोगों ने किस तरीके से गौरव भाटिया कह रहे थे कि एसआईआर एक प्रक्रिया है
जो कि आम तौर पर हमेशा कराई जाती है। और हम सीधे अपने गेस्ट के पास आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, सबसे पहले तो बार बार ये सवाल उठ करके आ रहा है कि अब विपक्ष ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम बहुत ही ज्यादा अब सजग हो चुके हैं, आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो इसके लिए पीडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तैनात किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ईवीएम में ही खराबी है या कांग्रेस की रणनीति ही खराब रही? देखिए, हर बार चुनाव में ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना विपक्ष का एक बहुत बड़ा हथियार जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं। रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपनी जेब से दे रहा हूँ। और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हज़ारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को आया है, तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है या कहीं खेल अभी भी बाकी है? नहीं, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वक्त का बात है, समय की बात है। इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें? हम लोगों का क्या इससे लेना देना है? जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीज़ें है। हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम इसमें इस रोल में रहेंगे। हम तो जनता के साथ खड़ा रहेंगे कि उनके साथ धोखा ना हो। अगर 10,000 रुपये आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे। आप लोग का जो बेस वोटर था वो भी आप लोग को वोट नहीं किया, जो यादव मुस्लिम ये जो माना जाता था वो लोग भी आपके महागठबंधन को वोट नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजन? नहीं, इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। बेस वोट तो हम लोगों के पास है, उसमें थोड़ी सी बिखराव दिख रही है फर्स्ट दृष्टिकोण से, तो उस पर हम लोग मंथन करेंगे कि वो कहाँ हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, खास करके महिला, वो वोट नीतीश जी को आंख बंद करके दिए हैं और जिसके कारण इतना बड़ा जनादेश उनको मिला है। एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री अनाउंस किया गया, उसके बाद जो है मुसलमान जो है वो नाराज हो गए कि भाई वोट हमारा है इतना ज़्यादा परसेंटेज और आपने एक कम परसेंटेज वाले को आपने उप मुख्यमंत्री का। तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि वो जो जितने सीट हार रहे हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं किया। नहीं, ये सब कोई रीजन नहीं है। अगर ये रीजन रहेगा तो मुसलमान भाई मुख्यमंत्री मांगना चाहिए। उनके पास तो 18% वोट है, तो मुख्यमंत्री मांगना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सब तो बीजेपी की तरफ से परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। और देखा आपने मुकेश सहनी को, आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा कि पैसे का बोलबाला हमेशा से रहा है और पैसे पे ही वोट बिका है। हालांकि इन्होंने
ईवीएम के ऊपर और वोटों की चोरी के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी करने से ये बचते हुए नजर आए हैं। ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है उन्होंने। लेकिन हम सीधे अब लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कुंदन जी के पास थे। कुंदन जी, देखा आपने किस तरीके से अभी भी मुकेश साहनी ने ईवीएम के ऊपर कोई बोलने से बच रहे थे, कुछ भी टिप्पणी नहीं की उन्होंने। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे के ऊपर ये वोट बिका है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं। इन्होंने, मुकेश सहनी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मुकेश सहनी ने कहा कि सभी जाति धर्म के महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम वोट जो इनका कोर वोटर था, सेंध उसमें भी लगी है, वहां भी महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। और शायद यही एक बड़ी वजह है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेस वोट में बिखराव हुआ है, यानी जो उनका बेस वोट क्या है, एमवाई समीकरण है, दलित है, महादलित है, ओबीसी है, इन सब में सेंध लगा है। लेकिन अब ये बात तो साफ हो गई कि इस बार पूरे बिहार ने हिंदुत्व पर वोट दिया है, सभी हिंदू एक होकर के वोट दिए हैं, ना कि जाति के ऊपर जाकर के। बात यह भी है, साथ में सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जिस घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सुदर्शन न्यूज एग्रेसिवली रहता है, आज वो मुद्दा हर पार्टी के लिए जीत का हथियार बन गया है। अगर इस चुनाव के बाद से ये तय हो गया कि जो पार्टी घुसपैठ के मुद्दे को, एसआईआर का भी संबंध कहीं ना कहीं घुसपैठ से है, अगर उस मुद्दे को लेकर सरकार कोई भी पार्टी अगर एग्रेसिव रहेगी तो जनता उसको अपना प्यार देगी। यह भी एक नैरेटिव सेट हुआ इस चुनाव के बाद से, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल। जो दूसरा नैरेटिव सबसे बड़ा सेट हुआ वो ये है कि जिसको हम ये अब तक मानते थे कि अगर आपने 5 साल कहीं शासन किया, 10 साल किया, 20 साल किया, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो काम करता है वो इस चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिला। प्रोकम्बेंसी फैक्टर जरूर बहुत हावी था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है। और आप एक कैलकुलेशन देखिए, क्या कहेंगे उसको? देखिए, भारत की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चोर कहें। कभी राफेल चोर, कभी चौकीदार चोर, और फिर वोट चोर। वोट चोर के नारे का हश्र ठीक वही हुआ जो राफेल चोर और चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ है। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनका जन्म दिवस है। पंडित जी की आत्मा रो रही होगी कि उनके घर में इस तरह का एक बच्चा जन्म लिया जो देश का सम्मान नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करता, प्रधानमंत्री को चोर कहना चाहता है। बिहार की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के उस तप को, उस तपस्या को, उस पुरुषार्थ को, उस ईमानदारी का समर्थन किया है। और ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। आरजेडी की बात कहें तो आरजेडी की सीटें पिछली बार से कम। राहुल गांधी का राहु इतना स्ट्रांग है, जिसके साथ जाएंगे उसको बर्बाद कर देंगे। 2017 में अखिलेश यादव के साथ गए, उसकी लुटिया डुबो दी, और अब तेजस्वी यादव की लालटेन को बुझा दिया। पूरे विपक्ष को सोचना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, पूरा विपक्ष सोचे। इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता रहे तो 2025 छोड़ो, 2035 भूल जाओ, 2047 भूल जाओ। और सुन रहे थे आप आचार्य प्रमोद कृष्णन को। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहते हैं तो 2025, 29, 47 तक भूल जाइए। हमारे साथ पीयूष मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का ये वोट चोर कहना, जिस तरीके से पूरे पैन इंडिया लेवल पर उन्होंने चलाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सीधा हमला करने की कोशिश की, यह नुकसान कर गया विपक्ष को? कि जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव लेकर के जा रहे थे, एक यहाँ समझने वाली बात ये है कि जनता को आप यदि मुद्दे नहीं होते हैं तो ऐसी चीजों में उलझा देना चाहिए जो टेक्निकली थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अभी इन्होंने एसआईआर वगैरह का मुद्दा लेके आए,
जब देखा कि ईवीएम के मुद्दे पे अब बात नहीं बन रही है और हर जगह ही उनकी थू-थू हो रही है, तो एसआईआर का मुद्दा लेके आए और वो भी नहीं चला। इनफैक्ट आप देखिए कि ये 2010 जैसे कि सब कह रहे हैं रिपीट हो रहा है, ये अभी तक के सबसे बड़ी जीत बीजेपी और एनडीए अलायंस की यहाँ होने जा रही है। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल, अब बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पॉलिटिकल फ्रिंज बनते जा रही है। वो नेशनल पार्टी भी रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसा डाउट होने लगा है। और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में 0, आंध्र प्रदेश में 0, उत्तर प्रदेश में 2, गोवा में 3, हरियाणा में हार, ये इस तरीके से जो हिस्ट्री रिपीट होते जा रही है। और अभी बिहार में जिस तरीके का हर्ष हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम जो है वो लीग, उसका जो सीट शेयर है इनसे ज्यादा है, वोट शेयर इनसे ज्यादा है। तो कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ग्राउंड से वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में उनके जंग लग चुका है। और ये एक नेतृत्व के कारण हो रहा है, क्योंकि वहां उदासीनता छाई हुई है, कार्यकर्ता को सुना ही नहीं जा रहा है ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जब इस टाइप की बात करता है, जैसे मैं भी कई मंचों पे करता आया हूं, तो बहुत मिर्ची लग जाती कांग्रेस वालों को कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। लेकिन आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपके सामने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है माननीय मोदी जी की छवि है। आप एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, गाली देते हैं, और जितने गाली देते हैं उतने ही बहुमत से वो दोबारा जीत के आते हैं। तो आप लोगों के पल्स को यदि आप समझते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी को गाली दे करके आप चुनाव कहीं नहीं जीत सकते, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जोड़ने की जरूरत है। नीति में, पॉलिटिक्स में लोग ये रखते हैं, वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। ये बात सही है, मैंने और भी जगहों पे ये बात कही है कि बिहार में एक सेट पैटर्न पे वोट होता है, जो पैटर्न शुरू हुआ 1995 में। 1995 से जो वोटिंग पैटर्न शुरू हुआ वो आज तक कायम है। आपको 2020 में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो 2020 में इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा कि चिराग पासवान जी उस गठबंधन से एक तरह से नीतीश जी के सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से 24 सीटें आरजेडी जीत गई थी ज़्यादा, और 10 सीटें कांग्रेस ज़्यादा जीत गई थी। इस बार उन लोगों ने एक साथ लिया, और यही नहीं, चूँकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी के सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, इसलिए नीतीश जी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने चिराग पासवान जी को के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। इसलिए उनको शायद 1 सीट आई थी या एक भी नहीं आई थी, वो सभी सीटें हार गए थे। तो जाहिर है कि उन सब सीटों को जोड़ लीजिए, जो चिराग पासवान जी की वजह से कांग्रेस जीती, जो चिराग पासवान जी की वजह से आरजेडी जीती, और जो नीतीश जी की वजह से चिराग पासवान जी का कैंडिडेट हारा तो हमारी अलायंस का कैंडिडेट जीता होगा। उन सब सीटों को जोड़ लिए तो जो आज का आंकड़ा है यही थोड़ा 2-4 सीट आगे पीछे होगा। लेकिन सर, आप लोगों की पार्टी, आपने तो फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस 1 सीट पर। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बिहार का चुनाव इस बार हिंदुत्व के वोट बैंक पे पड़ा है, यानी कि सभी हिंदू एक साथ होकर के वोट देने के लिए बाहर निकले और उन्होंने एनडीए को बहुमत से बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। दूसरा यह कि सुदर्शन के दर्शकों को भी यह जानना जरूरी है कि हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान ने हमेशा यह बात कहा है कि अगर घुसपैठिए होंगे तो फिर वो राष्ट्र के खिलाफ होगा। बार बार यह बात उठती रही, लेकिन बार बार कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करती रही। हमारे साथ जिया खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिया जी, एक बात बताइए, क्या इस बार कांग्रेस को यह गलती अपनी समझ में आएगी कि जिस तरीके से उन्होंने घुसपैठियों का समर्थन किया, क्योंकि अगर एसआईआर की प्रक्रिया भी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं घुसपैठियों को हटाने के लिए होती है। जो भारत के नागरिक नहीं है तो वो भारत में आकर के क्यों रहना चाहते हैं, और उनका कांग्रेस क्यों समर्थन करती है? चाहिए वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है एसआईआर के हवाले से, तो देखिए एसआईआर तो भारत में हमेशा से होता आया है। जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है उसमें वोटरों का बढ़ाना, नाम काटना, जोड़ना, ये तो आम प्रक्रिया है और ये हमेशा से चलती रही है। तो इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक अभी आपने कई बार ये जिक्र किया है ईवीएम के हवाले से, तो ईवीएम पर जेवीएल नरसिम्हा राव साहब ने भी एक किताब लिखी थी बहुत पहले, और उन्होंने भी इस पर यही बात कही थी जो आज अपोजिशन कह रहा है। तो शायद अपोजिशन में जो होता है वो ईवीएम उसको खराब लगने लगता है। नहीं, अगर कहीं समझ में आता है, अगर आज कांग्रेस को ईवीएम खराब दिखती है तो सन 2014 का जब लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था तो वो भी तो ईवीएम पे हुआ।
तो उस समय ईवीएम से ही तो चुन करके प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री। अरे पूरा राहुल जी ले डूबे। अरे राहुल जी कट्टिस कीजिए और झूठ कम बोलिए। अब हम लोग आपस में लड़ेंगे महागठबंधन के लोग। ऐसा यार ममता दीदी को बोले, अरे ममता दीदी हमारा वोट बैंक सब पकड़ा गया है SIR में, कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या भेजो। ममता दीदी बोले ए लालू जी ना चलबे, हम ही खेला करबे बांग्लादेशी घुसपैठिया हमार होबे। हम बोले कुछ बोलो कुछ दो। ममता दीदी बोले ना जब तक रेल नहीं मिलेगा तब तक नहीं देंगे। हम बोले रेल नहीं मिलेगा। और जिया खान हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए किस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन हम जिया खान के पास फिर से लौटते हैं। हम साफ तौर पर यह बताइए मेरे को, अगर उस समय जब 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो ईवीएम पे ही चुनाव हुए, तो आखिर में आज जब कांग्रेस आई है विपक्ष में तो ईवीएम का विरोध क्यों करना? या फिर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ने किया तो वही कांग्रेस भी करेगी? और सीधे सीधे आप प्रधानमंत्री को कहते हो कि आप वोट चोर हो, चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। भाई 2014 में जब आम चुनाव हो रहे थे तो सरकार तो कांग्रेस की थी। देखिए, मैंने जो आपको एक हवाला दिया है JVL नरसिम्हा राव साहब की किताब का, उन्होंने ये बातें कही थी। और अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने एक लाइटर वे में कहा है कि जब जो पार्टी हारती है वो अपनी हार छिपाने के लिए ईवीएम को उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देती है। ठीक है, हम पीयूष मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। पीयूष जी, आमतौर पर यह शुरू से देखा जा रहा है कि बार बार ईवीएम का आप जिक्र करना, क्योंकि अब यह तय है कि बीजेपी और एनडीए जेडीयू साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी एनडीए की तरफ से। लेकिन अब शाम से मैं देख रहा हूं जितने भी ट्वीट निकल रहे हैं वो सब और सब सीधे ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे पर वोट खरीदा गया है। तो ये किस तरीके के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो है कि आप लेकर के चलना चाहते हैं या विपक्ष लेकर के चलना चाहती है? कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना पूरी तरीके से ध्यान भटकाने वाला काम है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स ईवीएम की इंटीग्रिटी को हेल्ड अप किया है। उन्होंने माना है कि ईवीएम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। कई बार ये बोला जा चुका है कि ईवीएम किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है। वीवीपैट की सुविधा जो ईवीएम में है वो ऑलरेडी विद्यमान है। आप सिर्फ लोगों को मैं वही कह रहा हूं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान देने के बजाय कांग्रेस और जो ऑपोजिशन है वो उनको सीरियस कंसीडर करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी पे और अपने ग्राउंड जो कनेक्ट है उस पे, जो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। और ईवीएम को दोष देते हैं तो आप इलेक्शन को पार्टिसिपेट भी करेंगे और ईवीएम को दोष भी देंगे, ये दोनों संभव नहीं है। जहां जीतेंगे वहां पे ईवीएम का दोष नहीं होता है। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली चीजें जो है वो अब पूरी तरीके से नदारत हो जानी चाहिए। डेवलपमेंट एक मुद्दा होता है। यहाँ पे जो आपने एक बहुत प्रमुख बात हाईलाइट की, मैं ये कहना चाहूंगा, जो हिंदू वोट है, जो अभी जो यूथ वोटर्स है, जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आज जो है जो मई फैक्टर था, जो मुस्लिम यादव फैक्टर था, आज महिला और यूथ के फैक्टर में नया मई फैक्टर बन के कन्वर्ट हो गया है। जहां पे जो नए यूथ है वो 60% हाउस होल्ड उनका हिंदू है। वो जो है उन्होंने एन मास जो है इनको वोट किया है एनडीए गठबंधन को। दूसरा, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां 35-40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे भी आप यदि रुझान देखें तो लगातार वहां पे भी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली है। तो ये हिंदू वोट बैंक को कहीं ना कहीं अच्छा खासा इन्होंने, काँग्रेसची हालत हीच होईल। आज आपण बघा, एकीकडे की जरूरत। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सुबोध, मैं लौटूंगा आपके पास अभिषेक पीयूष जी, लेकिन हमारे साथ सुबोध कुमार पूर्वी चंपारण से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या माहौल है। सुबोध, बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का विकास के आगे उनका सफाया हो चुका है और यहाँ पे पूरे बिहार में एनडीए जो कार्यकर्ता है उनमें सभी हर्षोल्लास के साथ रंगे गुलाले उड़ रहे हैं और जगह जगह मिठाइयाँ भी बट रही है। अब बताए तो महागठबंधन का अब ये सबसे बड़ा पराजय है। अब वो तो तिगड़ा ईवीएम पर फोड़े या कुछ पे भी फोड़े, अब फोड़ने से क्या होने वाला है।
अब रही बात की तेजस्वी जी की बात करें तो तेजस्वी जी घर घर नौकरी देने की बात कही थी, तो विकास के आगे उनकी नौकरी भी अब उड़ गई, हवा में उड़ गई। अब उनको अब उनके तरफ से बताया जा रहा है कि अब हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि अब हम कहाँ पे चूक किए हैं और कहाँ गलती किए हैं, उसी की समीक्षा की जा रही है। अब रही बात महिलाओं वोटर की, तो महिलाओं वोटर में भी हम लोग मुस्लिम वोटर जो महिला है उनमें भी एनडीए कहीं ना कहीं सेंध मारी है और महिला वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है। जी बिल्कुल, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। सुबोध, हम पीयूष जी फिर से आपके पास आते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार एमवाई समीकरण, एमवाई वर्सेस एमवाई हुआ और बीजेपी यानी एनडीए की जो एमवाई थी उसने प्रचंड जीत हासिल की, एमवाई एक तरफा जो है वोट दे करके चला गया, यानी कि जो महिला हैं वोटर और जो युवा वोटर हैं और जो उधर कहती थी विपक्ष की हमें जो है मुस्लिम और यादवों का एक मुश्त वोट है, मुट्ठी भर वोट है, सब एक साथ मुट्ठी में गिरेगा, इस बार नहीं गिर सका। कि जो चीज हमारे हाथ में मिल जाती है उसकी तुलना में, आश्वासन की तुलना में वो ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलती है। यहाँ पे 10,000 रुपए जो इनके महिलाओं के खाते में डाले गए वो बहुत जादू की तरह इनके लिए काम किया, बजाय उनके 30,000 के सिर्फ वायदे के। दूसरा, यहाँ जो मैनिफेस्टो को भी आप यदि देखें, सिर्फ एमवाई फैक्टर की बात नहीं है, यहाँ पे एक मैनिफेस्टो को भी यदि कंपेयर किया जाए तो जिस तरीके से बेबुनियाद और ख्याली पुलाव बना करके महागठबंधन ने करीबन हर हाउस होल्ड से एक जॉब देने का वादा किया था, वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था। और उसपे जो नरेंद्र मोदी ने अपने रैलियों में कई जगह कहा कि कि ये लोग जो आपको नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, क्या उन पे भरोसा करेंगे जो नौकरी देने के बदले आपकी जमीन हड़प लिए थे, तो वो बहुत ज्यादा कारगर रहा। और दूसरी बात, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चरली जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, जिस स्टेट का कुछ हद तक ही सुधर पाया है अभी भी, वहां पे इतना भार डालना, यहाँ बिहार में लगभग करीबन 2.25 करोड़ हाउस होल्ड हैं, तो 2.25 करोड़ जॉब देना संभव है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। ये पूरी तरीके से सिर्फ आखिरी समय पे एक उन्होंने फेंका था ताकि वो दोबारा से सत्ता पे आने की कोशिश कर सके, और जिसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। दूसरा, ये मैं कहना चाहूंगा कि ये पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए ये चुनाव बहुत अहम था लालू प्रसाद यादव के लिए, उसको भी पूरी तरीके से नकार दिया गया है। कोर्ट का जजमेंट तो बाद में आएगा, जनता ने यहाँ पे पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव को अब शायद हमेशा के लिए नकार दिया। बिल्कुल, हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ अभिषेक कुमार जमालपुर से रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या वहां पर अब जनता कह रही है इस प्रचंड जीत के बाद? अभिषेक जी, जीत के बाद जो है जनता जो है खुशियां मना रही है, पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। तो जनता का सब कहना है कि इस बार जो है जंगल रात को हम लोग कर चुके हैं, जिसका नतीजा देखने को मिला है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ जियान खान जुड़े हुए हैं। जिया जी, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, क्या लगता है कि आने वाले समय में अब ये जो महागठबंधन बना था ये अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए, इंडिया गठबंधन बनना और उसके बाद धीरे धीरे चुनाव का हार का सामना करना, कांग्रेस का एक छोटे से क्षेत्रीय दल के ऊपर सहारा लेना, कांग्रेस अपने आप में लगता है कि धीरे धीरे अब शून्य की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि लोकसभा में 99 सीटें दे करके जनता ने जरूर भेजा, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में महागठबंधन खत्म होगा? कांग्रेस के हवाले से बात की जाए तो कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो उनका विधानसभा के स्तर पर तो कोई उनका जनाधार है नहीं, और बाकी जिन प्रदेशों में वे हिंदी बेल्ट में है वो भी दूसरों के ही सहारे हैं। तो यहाँ पर तो उनका अपना कोई बहुत बड़ा व्यक्तिगत जनाधार नहीं है, और उनकी मजबूरी है कि उनको दूसरी पार्टियों की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बैसाखी हो या बिहार में आरजेडी की बैसाखी हो। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसमें जनता ही जज है। अब ये तो जनता के ऊपर ये फैसला हमें छोड़ना चाहिए कि किसको खत्म कर दिया जाएगा, किसको रहने दिया जाएगा। लेकिन आज की जो हार हुई है, जिस तरीके का मैंडेट है, इसको देखते हुए ये लगता है कि बहुत ही गहन चिंतन और मनन की जरूरत आरजेडी और कांग्रेस दोनों को है। लेकिन मैं ये भी एक बात कहता चलूं कि कांग्रेस और खास तौर से जो कांग्रेस के अलायंस हैं, जब कोई भी इलेक्शन होता है तो ये चुनाव से पहले ही अपने को विनर मान लेते हैं, और वो इनमें वो एटीट्यूड आ जाता है। ये बहुतों ने ये कई बार ये देखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब वही वोट चोरी का प्रूफ है।
यही दिखा रहा है इतना। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि वो मूर्ख ही हो सकता है कि जो अपनी गलतियों से सुधरता नहीं है। बार बार एक बार गलती करने वाले को मूर्ख नहीं कहा जाता, लेकिन बार बार गलती करने वाले को मूर्ख कहा जाता है। उनको ना फेक नैरेटिव लोकसभा के समय चलकर दिखाया, कुछ प्रमाण में यशस्वी भी हुए, लेकिन फेक नैरेटिव पर राजनीति नहीं चलती। सीधे उनका नैरेटिव बस्ट हुआ, उनका नैरेटिव बिल्कुल हार गया, और असली नैरेटिव जब लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने उनको नकारना शुरू किया। आज भी इस बात को अगर नहीं मानेंगे तो मट्टी ही बन जाएंगे। याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्था हिंसाचार राज्यात वाढलेला आहे। नाशिकमध्ये आज बिबट्याने धुमाकूळ घातलेला आहे। आम्ही त्या संदर्भात खूप मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केलेली आहे। वन विभागाने बिबटे पकडण्याची कारवाई देखील केलेली आहे। जवळपास 20 बिबटे त्या ठिकाणी पकडण्याची कारवाई जवळपास काही प्रमाणात झाली आहे, काही प्रमाणात अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचा प्रकोप आहे तिथे ज्या ज्या उपाययोजना करता येतील त्या करण्याचा। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद, और हम सीधे लिए चलते हैं आपको पीयूष मिश्रा जी से हम बात करेंगे। पीयूष जी, एक इस पूरे बिहार के चुनाव में एक फैक्टर और था, नाम है उनका प्रशांत किशोर। उस प्रशांत किशोर को अभी तक देखा नहीं गया है कि वे कहां गए, लेकिन चिट्ठी और पर्ची लेकर के चल रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि जेडीयू को 30 के नीचे, 30 के ऊपर कोई सीटें आएंगी नहीं, 30 के नीचे ही वे रहेंगे, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक दिखे नहीं। दूसरा, बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला की बात कर रहे थे, वो भी नहीं हो सका। देखिए, जिस तरह प्रशांत किशोर ने अपने लिए कुछ किया हो नहीं किया हो, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को पूरी तरीके से ताला लगाने का काम तो उन्होंने कर दिया। जिस तरीके से वो लगातार कहते थे कि एक 9वीं पास 10वीं पास को क्या आप अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, वो अपने आप में बीजेपी के फेवर में बहुत ज्यादा गया, एनडीए के फेवर में बहुत ज्यादा गया। पिछले सीट्स के मुकाबले में आप देखें तो लगभग जेडीयू की सीट तो वो जो लिखे उसको छोड़ दीजिए, डबल होती दिख रही है। इवन जो भाजपा है वो भी 90 क्रॉस करती हुई दिख रही है। ये तो अपने आप में प्रचंड बहुमत है, और ये मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि एक बात इसका पॉजिटिव यदि लेना चाहे तो प्रशांत किशोर के पॉजिटिव ये रहा कि उन्होंने एक सीरियस तरीके से इन सारे मुद्दों को जमीन पे लाया, जिससे लोग कन्विंस हुए। भाजपा और एनडीए तो एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से थी और इस नैरेटिव को कहती ही थी, लेकिन वो नैरेटिव थोड़ा सा सैचुरेट होने लगा था। तो एक नया व्यक्ति आकर के उस नैरेटिव को जब आग देने का काम किया तो वो फायदा इनको पूरी तरीके से भाजपा और एनडीए को तो होता दिख रहा है। और तेजस्वी यादव और उनके साथ के जो भी गठबंधन के कांग्रेस थे, राहुल गांधी ने वहां पे तेजस्वी यादव की नैया डुबो दी है। कोई और फैक्टर तेजस्वी यादव को जरूरत ही नहीं था, और ना केवल तेजस्वी यादव की पार्टी को डुबो दिया है, उन्होंने कांग्रेस का भी भविष्य पूर्ण खतरे में डाल दिया है। अभी यदि कांग्रेस यहाँ पे नहीं सचेत हुई तो आगे बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस सचेत होते हुए उतना ज्यादा खास दिख नहीं रही है। अर्श में रहेंगे या फर्श पे, तो अर्श पे तो आके दिख रहे हैं। अब इसका क्या वो टेक अवे लेते हैं वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल। और जियान खान, हम आपके पास आते हैं। कांग्रेस कहीं से भी मेरे को नहीं दिखता है कि बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, लेकिन अब आने वाले समय में बिहार की इस तस्वीर को देखने के बाद, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते, आप देश की राजनीति को कहां देखते हैं? क्या इसका असर बंगाल पे देखने को मिलेगा? क्या इसका उत्तर प्रदेश पे देखने को मिलेगा? क्या तमिलनाडु पर जाएगा? मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रशांत किशोर जी के बारे में एक लाइन ऐड करता चलूं। हाँ बिल्कुल। देखिए, उन्होंने बिहार का डेटा तो पढ़ा, पर उसका सोशल ग्रामर वो नहीं समझ पाए, और चुनाव ग्रामर से जीता जाता है, ग्राफिक्स से नहीं। तो लेकिन उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसका फायदा तो अब दोनों को हुआ है। लेकिन आपका जो सवाल दूसरा है कि अब बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत का फायदा उसको कहां कहां मिलने वाला है, तो अगला चुनाव तो आसाम और वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में तो बीजेपी की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल। एक क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे कि आज के इस मैंडेट को आप किस तरीके से देखते हैं और भविष्य क्या होगा? पीयूष जी, आवाज आ रही है आप तक? एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करें। बिल्कुल पीयूष जी, एक क्लोजिंग कमेंट कि आज के मैंडेट को आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है?
देखिए, आज का जो मैंडेट है वो बिहार के 75 साल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक मैसिव मैंडेट है, एक हिस्टोरिक मैंडेट है। ये नैरेटिव को एक ऐसे स्टेट में जो पूरी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स की गिरफ्त में आ चुका था, वहां पे गवर्नेंस, डेवलपमेंट, डिलीवरी, इन सब मुद्दों को सामने ला करके उस वहां पे मैंडेट हुआ है। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, जहां पे एक सीएम जो 9 बार से बना हुआ है, उसको 9 बार वोट ले चुके हैं, उनको यदि ऐसा मैंडेट मिल रहा है फिर से उनके कोalition को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है, जहां पे मुद्दे अब डेवलपमेंट और डिलीवरी पे होने लगे हैं बजाय जात पात पे। इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब जनता काम देखकर वोट देती है, काम के आधार पर वोट देखती है। और वहां बिहार के अंदर 2 पार्टी के शहजादों ने बिहार की जनता को भरमाने के लिए कुछ आरोप लगाए, कुछ गलत बातें करी, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे पर फिर से वहां एनडीए की सरकार बना दी। मैं बिहार की जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, एनडीए गठबंधन के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को सबको बधाई देता हूं। और ये बड़ी जीत आने वाले चुनावों के लिए भी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जितने राज्यों में चुनाव होने, वहां की जनता भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की ये झूठ, फरेब और ये नकारात्मक जो राजनीति है, जनता को भटकाने का, भ्रम में डालने का, झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का, अराजकता फैलाने का, अस्थिरता फैलाने का, उसको जनता नकार रही है और यहां भी इनको पूरी तरह से नकारने के लिए तैयार बैठी है।